आइए बढ़ा जाए आगे। आज का पहला प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था। मतलब इतिहास लेखन की परंपरा जो हिंदी में आई है, इसका प्रारंभ किसने किया, सूत्रपात किसने किया? तो पहला विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा विकल्प है गारसा दत्तासी, तीसरा है जॉर्ज ग्रियर्सन और चौथा है शिव सिंह सेंगर। आपका जवाब है गारसा दत्तासी। आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही जवाब है, इस पर कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं है। आपका बिल्कुल सही उत्तर है। गारसा दत्तासी। हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखने की परंपरा है, उसका प्रारंभ किया गारसा दत्तासी ने। आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने जो रचना की है वो फ्रांसीसी भाषा में की है, फ्रेंच में किया है। तो बिल्कुल सही जवाब, अच्छा लगा। दूसरा प्रश्न, मिश्र बंधु विनोद के लेखक हैं। अब देखिए, तीन भाइयों का कल जिक्र आया था, ये तीनों भाई आ गए, नाम पूछ दिया है तीनों भाइयों का। तो बड़ा अच्छा प्रश्न है, देखते हैं इनको जरा सा। अब इनका नाम याद करने का एक छोटा सा तरीका है मेरे पास। देखिए, हमारे धार्मिक कथाओं में किसी भी चीज़ की शुरुआत की जाती है गणेश से। श्री गणेशाय नमः किससे की जाती है? गणेश से की जाती है। अब गणेश जी आएंगे तो गणेश के बाद जो हमारा सबसे बड़ा अवतार है भगवान कृष्ण का है, अर्थात श्याम आ जाएंगे। गणेश के बाद क्या आ जाएंगे? श्याम। और महाभारत की कथा सुनाया किसने था? सुखदेव जी ने सुनाया था। तो तीसरा सुखदेव जी महाराज को ले लीजिए, ठीक है। तो सुखदेव जी हो गए। अब तीनों में बिहारी जोड़ते जाइए, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, यही आपके मिश्र बंधु हैं। तीन नाम में कंफ्यूजन की कोई आवश्यकता नहीं है। एक गणेश जी हैं, एक श्याम जी हैं और एक सुखदेव जी हैं, ठीक है ना। अब इसके अनुसार हम विकल्प मिला लेते हैं। तो पहला है श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, और देखिए तीसरा कृष्ण कर दिया। हमें श्याम की जरूरत है, ध्यान रखिएगा। हाँ, क्या चाहिए? श्याम चाहिए। कृष्ण से कंफ्यूज कर रहा है आपको, तो पहला विकल्प क्या है? गलत है। दूसरा विकल्प है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, बिल्कुल सही जवाब है, कोई शक नहीं, ठीक है। तो नाम में आप कंफ्यूज मत होइएगा। गणेश हैं, श्याम हैं और सुखदेव हैं। अगर लगे कि कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो मिला लीजिए, यहाँ जब स है तो यहाँ भी स रख लीजिए। ये सुखदेव हैं, ये श्याम हैं, तो श्याम ही चाहिए, कृष्ण से काम नहीं चलेगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान इनमें से कौन है? अलंकृत काल किसने कहा? मिश्र बंधुओं ने कहा, रामचंद्र शुक्ल ने कहा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा या नगेंद्र ने कहा? अलंकृत काल किसने कहा? मिश्र बंधुओं ने ही कहा, बिल्कुल सही जवाब है। अलंकृत काल किसने कहा? मिश्र बंधुओं ने कहा। इन्होंने कहा कि बड़ा ही अलंकृत काल रहा है, ये बड़ा ही सुसज्जित काल रहा है ना। तो इसका सही जवाब होगा मिश्र बंधु, है ना। अलंकृत का मतलब अलंकृत इति अलंकारः, अलंकृत करना, सजाना, संवारना, है ना, किसी चीज को सुसज्जित करना। तो अलंकृत काल कहा कि इसमें काफी अलंकरण पर ध्यान दिया गया है, सुसज्जा पर ध्यान दी गई है, ठीक है। इसलिए इसको मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा। तो बहुत ही अच्छा जवाब आप लोगों का, आज आप लोग काफी तैयार हैं, अच्छा लग रहा है। जहां व्याख्या की जरूरत होगी वो तो मैं करूंगा, बाकी सही चल रहे हैं आप लोग, अच्छा लगा। हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार इनमें से कौन है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा या डॉक्टर नगेंद्र? हिंदी, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। देखिए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का इतिहास 693 ईस्वी से माना है। अब इस पर थोड़ी सी चर्चा चल सकती है। चर्चा ये चलेगी कि क्या वास्तव में 693 700 ईस्वी से हमारा हिंदी साहित्य शुरू हो गया? अभी ये अपभ्रंश का दौर था, यह जो पीरियड था अपभ्रंश का पीरियड था। अभी शुद्ध हिंदी का उद्भव नहीं हो पाया था।
या तथाकथित जैसे आजकल हिंदी की रचनाएं लिखी जाती हैं वैसी रचनाएं नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, लेकिन डॉक्टर राम कुमार वर्मा वहां से इसका आरंभ इसलिए मानते हैं क्योंकि जो उससे पहले की रचनाएं हैं और यहाँ हैं तो उनमें थोड़ा सा परिमार्जन अवश्य हुआ है, मतलब अपभ्रंश में परिमार्जन अवश्य हुआ है, लेकिन वह पूरी तरह से वो हिंदी नहीं कहा जा सकता उसको। ठीक है, उसको हम हिंदी नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी अब वर्मा जी का अपना विचार है, हमें तो प्रश्न का उत्तर चाहिए। अब वर्मा जी ने 693 मानना है तो हम भी मानेंगे कि वर्मा जी ने माना है ऐसा। तो प्रश्न ये कहा है कि भाई राम कुमार वर्मा ने कब से माना है हिंदी साहित्य का इतिहास, तो पीरियड याद रखिए 693 ईस्वी से माना है। ठीक है, हालांकि हम बहुत सहमत नहीं हैं, उस समय से ये शुरू नहीं होता है, बहुत बाद में जाकर के ये शुरू होता है। आप देखते हैं जब पृथ्वीराज रासो जैसी ग्रंथ आते हैं आपके सामने, 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ताव पर सुल्तान है मत चुको चौहान। अब यह हिंदी हमारे कितने करीब दिख रही है, और उस समय वो नाथ साहित्य और ये साहित्य वो साहित्य वो सरहफा और ये लोग आते हैं। ठीक है, तो वो इस तरह की रचनाएं नहीं होती थी उस समय। लेकिन वर्मा जी का अपना मत है, तो जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसका उत्तर हमें चाहिए, और सही जवाब क्या होगा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इन्होंने माना है 693 ईस्वी से आरंभ माना है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। आगे बढ़ते हैं। एक बात पे थोड़ी सी बहस हो सकती है, अभी और भी बहस हो सकती है। ये जो हिंद शब्द है, हिंदवी शब्द है, हिंदू शब्द है, इसका आरंभ कब से माना जाता है? हिंदू शब्द देखिए मूल चीज क्या है, जब अलबरूनी आता है तो एक रचना करता है तहकीके हिंद, उस रचना का नाम क्या है? हिंद, तहकीके हिंद। अब जो हिंदू शब्द है, हिंदू शब्द का पहला प्रयोग ईरानी करते हैं। कौन करता है? ईरानी, जिसको आप अंग्रेजी में पर्शियन भी कह सकते हैं। तो ईरानी लोगों ने सबसे पहले हिंदू शब्द का प्रयोग किया, और वो कैसे किया? जब वो सिंधु नदी पार कर रहे थे तो ईरान में स का उच्चारण ह से होता है, ईरान में स का उच्चारण ह से होता है, तो उन्होंने सिंधु को क्या कहा? हिंदू कहा। और सिंधु नदी के पार का जो पूरा भौगोलिक क्षेत्र है, इसको क्या कहा? हिंदुस्तान कह दिया, हिंदुस्तान कह दिया। ठीक है, तो हिंदू शब्द का पहला प्रयोग किसने किया? ईरानियों ने किया। लेकिन एक राष्ट्र के रूप में हिंदू शब्द का, एक राष्ट्र के नागरिक के रूप में, राष्ट्रवासी के रूप में, एक राष्ट्र के रहने वाले वासियों के रूप में किसने पहली बार हिंदू शब्द का प्रयोग किया? तो अरब वासियों ने किया। भौगोलिक क्षेत्र के रूप में हिंदू शब्द का पहला प्रयोग, या कहे कि हिंदू शब्द का पहला प्रयोग किसने किया? ईरानियों ने किया। और इस क्षेत्र में रहने वाले निवासियों के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग किसने किया पहली बार? अरब वासियों ने किया। मतलब दोनों ही काम किसने किया? मुसलमानों ने किया। दोनों ही काम किसने किया? मुसलमानों ने किया। इसी हिंद से, इसी हिंदू से हिंद बनता है, तहकीके हिंद आती है, फिर हिंदवी आती है, और फिर क्या आती है? हिंदी आती है। क्या आती है? फिर हिंदी आती है। खड़ी बोली का युग आता है, और वो इकबाल लिखता है कि हिंदी है हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। तो ये अगला प्रश्न है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आदिकाल, प्रारंभिक काल को किस नाम की नामों से संबोधित किया है? अच्छा प्रश्न है, देख लेते हैं। पहले थोड़ा सा चारों विकल्प पर विचार करते हैं, कौन सा सही हो सकता है। देखिए, पहला, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, घबरा के नहीं करते हैं। कभी छोटी छोटी चीज़ें आपसे गलत करा देती हैं, आप फिसल जाते हैं। आइए थोड़ा गंभीरता से सारे विकल्पों पर हम विचार करते हैं। पहले देखें कि कौन नहीं हो सकता है, फिर सही उत्तर अपने आप मिल जाएगा। पहले जो नहीं है उनको छांटिए। तो देखिए, प्रारंभिक काल और संधि काल, ये बताइए। संधि काल शब्द तो मैं मानता हूं आया है, हिंदी साहित्य के इतिहास में संधि काल शब्द आया है। क्या प्रारंभिक काल का किसी ने प्रयोग किया है? क्या नहीं। आदिकाल कहने वाले ने कहा है, रीतिकाल कहा है, वीरगाथा काल कहा है, चारण काल कहा है, संधि काल कहा है, लेकिन क्या किसी ने प्रारंभिक काल भी कहा है?
कहा है प्रारंभिक काल कहा है, मिस्र बंधुओं ने अलंकृत काल भी तो कहा है, प्रारंभिक काल, रीतिकाल तो शुक्ल जी ने कहा है, वीरगाथा काल महावीर प्रसाद, हाँ अच्छा चलिए ठीक है, प्रारंभिक काल, अच्छा उन्होंने आप कंफर्म है कि आरंभिक कहा है कि प्रारंभिक कहा है? प्रारंभिक ही कहा, चलिए ठीक है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था। तो प्रारंभिक काल और संधि काल, संधि काल का तो प्रयोग हुआ है और प्रारंभिक काल का प्रयोग किया है, ठीक है, मतलब बहुत सारे नाम लोगों ने दिए हैं ना, मतलब किसी ने कुछ कहा है, किसी ने कुछ कहा है, बहुत सारे नाम दिए गए हैं काल विभाजन के आधार पर। और सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने यही होता है कि सबके लिए एक एक सूत्र बनाकर या किसी तरह से आप याद कर लीजिए किसने क्या कहा है, प्रश्न आना तय है, निश्चित है। तो आपको ये चीज़ें दिमाग में बिल्कुल बिठा लेना पड़ेगा। कभी कभी मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ कि ये इन्होंने ही कहा है कि नहीं कहा है, तो वैसे मेरा कन्फ्यूजन कोई बहुत मायने नहीं रखता है, क्योंकि मैं तुरंत कन्फर्म भी हो जाता हूँ। बार बार चीज़ें पढ़ी गई हैं तो मैं तुरंत कन्फर्म हो जाता हूँ, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में मैं नहीं बैठूंगा, आपको बैठना है ना, तो आपको कन्फर्म होना चाहिए, बिल्कुल कन्फर्मिटी होनी चाहिए। और उसके लिए क्या है, इन चीज़ों को सूत्रबद्ध कर लीजिए, आप लोग अपने अनुसार कोई सूत्र बना लीजिए, जो चीज़ आपको याद रहती हो, या किसी तरह से दिमाग में सेट कर लीजिए कि किसने क्या कहा है। एक प्रश्न मानकर चलिए कि आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो इस पर आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। तो यहाँ सवाल किसका है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के, इन्होंने किस नाम से पुकारा है, ठीक है। अब थोड़ा सा सबका अलग अलग एक बार देख लेते हैं। देखिए, प्रारंभिक काल हुआ, संधि काल हुआ, आदि काल हुआ, वीर काल। अच्छा, ये वीर काल शब्द जो है, वीर काल, इस पे मैं देखिए मैं पहले विकल्प पे चला गया। वीर काल शब्द आया है क्या? वीरगाथा काल तो आया है, वीर काल किसी ने कहा है? याद आ रहा आप लोगों को? किसने कहा है वीर काल, बताइए। वीरगाथा काल किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, वीरगाथा काल कहा। फिर उन्होंने रीतिकाल शब्द का प्रयोग किया है। फिर आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, ठीक है। अब ये जो वीरकाल शब्द है, आदिकाल वीरकाल, तो देखिए एक विकल्प से भी अगर आप देखें मिलाएं तो काम चल सकता है। आदिकाल आप जानते हैं कैसे विकल्प को छांटा जाता है, क्रॉस कैसे किया जाता है, इसको थोड़ा सा सीख लीजिए आप लोग, बहुत जरूरी है। आदिकाल किसने कहा है? अभी मैंने बताया ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। और बात किसकी चल रही है? राम कुमार वर्मा की चल रही है। मैंने यह विकल्प हमारा छट गया, इस पे अब हमें विचार नहीं करना है। सिद्ध सामंत काल, अभी कल मैंने आपको बताया था, राहुल सांकृत्यायन ने कहा था। सामंत शब्द का प्रयोग मैंने बताया था ना, व्याख्या दिया था कि राहुल सांकृत्यायन ने किया था, तो ये कट गया। अब संधि काल, चारण काल, यहाँ प्रारंभिक काल, संधि काल, इन्हीं दो विकल्पों पे आपको विचार करना है। ध्यान दीजिए, इन दो विकल्पों पर विचार करना है। पहले में है प्रारंभिक काल, संधि काल, दूसरे में है संधि काल एवं चारण काल। लेकिन अगर केवल चारण काल की बात की जाए तो इस शब्द का एक अलग विद्वान ने भी प्रयोग किया है। किसने किया है? ग्रियर्सन ने किया है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा है? उसको चारण काल कहा है। लेकिन आप कहेंगे, मैं अगर कहता हूं कि ये सही जवाब है तो आप मुझसे पूछेंगे ना कि अभी तो आपने कहा कि ग्रियर्सन ने कहा है, फिर राम कुमार वर्मा के लिए यह विकल्प कैसे सही हो गया? क्योंकि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने ग्रियर्सन के मत को स्वीकार किया है कि इसे चारण काल कहना सर्वथा उपयुक्त है। ध्यान दे बात पर। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इस नाम पर आपत्ति नहीं जताया है, बल्कि ग्रियर्सन के मत को स्वीकार किया है। इसलिए इनके फेवर में भी ये बात सही हो सकती है कि इन्होंने भी उसे चारण काल स्वीकार किया है। स्पष्ट हो रहा है? तो चारण काल हो गया और एक संधि काल, मूलतः यह जो शब्द है संधि काल, ये दोनों जुड़ जाएंगे आपके डॉक्टर राम कुमार वर्मा से, और हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? संधि काल एवं चारण काल, प्रारंभिक काल और संधि काल नहीं। स्पष्ट है? यही सही जवाब है। अच्छा, ऊपर आ जाइए। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल, तो सीधा सा प्रश्न है, कल भी मैंने शायद इस पर व्याख्या दिया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है रीतिकाल, ठीक है ना। रीतिकाल शब्द का प्रयोग किसने किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है, इस पे कोई शक नहीं। याद भी होगा। कोई व्याख्या चाहिए तो बताएं, रीति की व्याख्या करें।
है प्रीत सदा की रीत यहाँ, मैं गीत यही दोहराता हूँ और भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। चलिए, वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? मतलब कौन सा ऐसा हिंदी साहित्य का इतिहास है, ग्रंथ है, जिसको वर्ण क्रम के आधार पर लिखा है? जैसे मान लीजिए जो क से आधारित कवि हैं उनको पहले रख दिया, ख नाम से शुरू होने वाले कवियों का नाम बाद में रख दिया, फिर ग से जिनका नाम शुरू होता है उनको और बाद में रख दिया। तो इस तरह के इतिहास लेखन का कार्य किसने प्रारंभ किया? ये विकल्प आपके सामने है। तो देखिए, पहला जो विकल्प है 252 वैश्रवन की वार्ता, इस्तवार दलाल हिंदुस्तानी, 84 वैश्रवन की वार्ता, कविमाला। आप लोगों को क्या लग रहा है इसमें सही जवाब? हाँ, बिल्कुल सही जवाब है, इस पे कोई शक नहीं, बी जवाब ही सही है। ये तासी की रचना है ना, ये गार्दा तासी की रचना है, फ्रेंच में है और यही सही जवाब है। ये जो तासी साहब ने प्रयास किया इतिहास लेखन का, तो उन्होंने वर्ण क्रमानुसार लिखा है, अल्फाबेटिकल जिसको आप कह सकते हैं, अगर प्रश्न ना समझ में आए तो अल्फाबेटिकल। तो इन्होंने अल्फाबेटिकल हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, किसने? गार्दा दत्ताशी ने, और उसका नाम क्या है? हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी को क्या कहा इन्होंने? हिंदुस्तानी, फ्रेंच है। आ जाइए अगले प्रश्न पर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ? बढ़िया प्रश्न बना दिया अभी। देखिए, सभी लोग तो ये जानते हैं कि उन्होंने जो ग्रंथ लिखा वो इसी नाम से लिखा, हिंदी साहित्य का इतिहास। जी नहीं, पहले उसका नाम कुछ और था, बाद में उसका नाम आकर क्या पड़ा? हिंदी साहित्य का इतिहास। अब विकल्प हमारे सामने क्या है? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की आलोचना। अब आप बताएं। भूमिका तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा, भूमिका वगैरह लिखने का काम तो हजारी प्रसाद द्विवेदी करते हैं। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। हिंदी साहित्य की भूमिका किसने लिखा है? हाँ, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है हिंदी साहित्य की भूमिका। तो यह तो विकल्प होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की है हिंदी साहित्य की भूमिका। अब दूसरा विकल्प है हिंदी साहित्य का विकास या हिंदी साहित्य का इतिहास। और मैं इतना आपको बता चुका हूं कि सबसे पहले उन्होंने जब इस किताब को लिखा है, मतलब इसको लिखा है, कल भी बात चली थी कि इसको भूमिका के रूप में लिखा उन्होंने, ठीक है, लेकिन भूमिका के रूप में लिखा, लेकिन उसका नाम हिंदी साहित्य की भूमिका नहीं है। उस कृति का क्या नाम था, याद करिए, जिस कृति की भूमिका में इसको उन्होंने लिखा? शब्द सागर। और उसके बाद पहली दफा इसको क्या पुकारा गया? इसे हिंदी साहित्य का विकास नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? हिंदी साहित्य का विकास। और उसके बाद इसे नाम क्या दिया गया? हिंदी साहित्य का इतिहास। याद रखें, पहला नाम क्या मिला इसको? हिंदी साहित्य का विकास। और उसके बाद इसे दूसरा नाम क्या मिला? हिंदी साहित्य का इतिहास। अब मैंने कह दिया था भूमिका के रूप में लिखा था, तो आपने भूमिका को चुन लिया, लेकिन यह स्वतंत्र रूप से हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ध्यान दें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए? अगर हिंदी साहित्य का इतिहास पुनः लिखा जाए, उस पर पुनः प्रयास किया जाए, तो उसका आधार क्या होना चाहिए? ये प्रश्न है। आइए देखते हैं। पहला विकल्प है पाश्चात्य इतिहास को आधार मान लिया जाए, मतलब जो वेस्टर्न, जो उसके बारे में वो हिस्ट्री है उसको मान लिया जाए, या फिर पश्चिम के किसी सिद्धांत विशेष के आधार पर उसको स्वीकार कर लिया जाए, या स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि का प्रयोग किया जाए, या किसी आदर्श का अनुसरण कर लिया जाए। देखिए, जब भी इतिहास लेखन की बात आए, चाहे वो हिंदी साहित्य का इतिहास हो, चाहे वो कोई भी इतिहास हो, तो इतिहास में सबसे बड़ी अपेक्षा बस एक ही होती है कि आपका लेखन तटस्थ हो, स्वतंत्र हो, आप बायस्ड न हो, आप किसी विचार की तरफ झुके न हो, आपका लेखन तटस्थ हो। और इस तरह का विकल्प सीधे आपको मिल रहा है कि स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि
इसके सिवाय दूसरा उत्तर हो ही नहीं सकता। बात इतिहास लेखन की है तो निश्चित रूप से आधार क्या होना चाहिए? स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसमें बहुत विचार की आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा उत्तर आपको मिल जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10। आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि डॉट 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 किया गया है, हिंदी कविता संबंधी ज्ञान को संकलित करती है, युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है, परंपरा का महत्व प्रतिष्ठित करती है, या फिर आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्य की विकास प्रक्रिया को स्पष्ट करती। देखिए, अभी कल ही मैंने चर्चा किया था कि जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा तो उन्होंने किसे आधार बनाया? युगीन परिस्थितियों को बनाया, प्रवृत्तियों को बनाया। उन्होंने युगीन प्रवृत्तियों को अपना आधार बनाया। और युगीन प्रवृत्तियों का मतलब क्या है? युग की परिस्थितियों को उन्होंने प्रमुखता प्रदान किया। प्रवृत्तियों का मतलब किससे है? परिस्थितियों से है। और वो सीधा सीधा आपके विकल्प में मौजूद है कि उन्होंने युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान किया, और यही इसका सही जवाब है। इसलिए संदेह की यहाँ कोई गुंजाइश नहीं बन पाती है। कह रहा है हिंदी कविता संबंधी ज्ञान को संकलित करती है। ये कौन सी बात? तो कोई भी संकलित करेगा, जो भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखेगा वो कविताओं का संकलन करेगा। कौन सी कविता कब लिखी गई, ये तो कोई आधार बनता नहीं। परंपरा का महत्व प्रतिष्ठित करती है। अरे भाई, ये कौन सा इतिहास लेखन? परंपराओं पे कभी इतिहास लिखा जाता है? नहीं। आर्थिक परिस्थितियों, अब शुक्ल जी आर्थिक कोई अर्थशास्त्री थोड़ी है कि आर्थिक परिस्थितियों पर ध्यान देंगे। आर्थिक इतिहास लेखन की शुरुआत इतिहास में भी तब होती है जब मार्क्सवाद हमारे इतिहास लेखन में प्रविष्ट होता है। ध्यान दें, जब हमारे इतिहास लेखन में मार्क्सवाद का प्रभाव आता है तब जाकर इतिहास में आर्थिक आधार को स्वीकार किया गया कि मतलब आर्थिक आधार पर भी इतिहास लिखा जाना चाहिए। ठीक है। अब रही बात हिंदी साहित्य में, तो साहित्य वाले कभी अर्थ को महत्ता देते हैं क्या? उन्हें क्या अर्थशास्त्र से मतलब? तो ये विकल्प भी बिल्कुल ही उपयुक्त नहीं है। सीधा सीधा सही विकल्प आपको मिल जा रहा है कि युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है। शुक्ल जी ने ऐसा कब लिखा कि हमारी प्रति व्यक्ति आय कब कितनी थी? उनको प्रति व्यक्ति आय से क्या पता, उनको परिभाषा भी पता रहा होगा कि नहीं। उनको अर्थशास्त्र से क्या मतलब? वो साहित्य का अर्थ है, वो परिस्थितियों का ख्याल करेंगे। उन्हें आर्थिक व्यवस्था से क्या मतलब? और आर्थिक व्यवस्था की बात आप जानते हैं कि उस समय स्थिति क्या थी भारत की। अंग्रेजों के हाथ में सब कुछ था, वही हमारे अर्थशास्त्र के मालिक थे और वही अर्थशास्त्र का निर्माण करते थे। उस पर क्या ध्यान देना शुक्ल जी जैसे व्यक्ति को? शुक्ल जी जैसे व्यक्ति तो अपने भाई साहित्य की प्रवृत्तियों की बात करेंगे ना। तो सीधा सीधा आपको उत्तर मिल जाता है कि युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 11। ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नामकरण गलत है? प्रश्न को हमेशा ध्यान से पढ़ना चाहिए। देखिए, अगर कभी प्रश्न पढ़ने में आपने जल्दी किया या प्रश्न का आपने गलत अर्थ निकाला तो आप गलत उत्तर दे बैठेंगे। इसलिए सबसे पहले प्रश्न का अर्थ समझना जरूरी होता है। वो हमसे मांग क्या रहा है? तो कह रहा है कि ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार। कालक्रम मतलब कालखंड की बात कर रहा है। ध्यान दें, किसकी बात कर रहा है? कालखंड की बात कर रहा है। कालक्रम मतलब कालखंड, अर्थात यहां समय की बात की जा रही है। ठीक है ना? ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नामकरण गलत है? अब देखिए, रीतिकाल, मध्यकाल, आदिकाल, संक्रांतिकाल। अब देखिए कौन पहले इसमें चुनिए कि कालखंड के अनुसार सही है, टाइमिंग के अनुसार सही है। तो देखिए मध्यकाल, ये समय को व्यक्त करता है ना। मध्यकाल, मध्यकाल किसको व्यक्त करता है? समय को, कालखंड को व्यक्त करता है, इसलिए ये सही है। आदिकाल भी समय को व्यक्त कर रहा है कि भाई किसी चीज का प्रारंभिक काल, वो भी कालखंड की बात करता है, ये भी सही है। संक्रांति काल भी ये समय को व्यक्त करता है, कालखंड को व्यक्त करता है कि दोनों का मिलन, संक्रांति। लेकिन क्या रीतिकाल कालखंड है? नहीं, रीति माने तो परंपरा होता है, समय कहाँ होता है।
और परंपराओं का कोई समय होता है? नहीं, परंपराएं तो सतत प्रवाहित होती हैं। परंपराएं क्या होती हैं? सतत प्रवाहित होती हैं, उनको कालखंड में नहीं बांट सकते। परंपराएं कभी नहीं बढ़ती, परंपराएं सतत होती हैं। तो कालखंड के अनुसार यहां प्रश्न पूछ रहा है, तो ये तीनों सही है कालखंड के अनुसार। गलत क्या है? रीतिकाल है, क्योंकि रीति का अर्थ क्या होता है? परंपरा, और परंपरा का संबंध कालखंड से नहीं है। इसलिए हमारा सही जवाब क्या होगा? साहित्य में ही तो, हम भी साहित्य में ही जवाब दे रहे हैं ना। साहित्य में भी कालखंड की बात की गई है ना, कि चंद बरदाई कब हुए और महावीर प्रसाद द्विवेदी कब हुए, उनको किस काल में रखा जाए, किस कालखंड में रखा जाए। देखिए रीति का यहाँ प्रश्न पर आप ध्यान दीजिए। वही मैंने आपसे कहा ना कि अगर प्रश्न की डिमांड को आप नहीं समझेंगे तो उत्तर गलत हो जाएगा। वो अभी प्रश्न को थोड़ा नीचे करते हैं, ध्यान से पढ़िए। ऐतिहासिक कालक्रम, कालक्रम, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में रीति नहीं मौजूद है, या वो तो रीतिकाल शुद्ध रूप से शब्द का प्रयोग भी कर दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, लेकिन यहाँ किस सवाल क्या कर रहा है? ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार। अगर वो कहता कि हिंदी साहित्य के मतलब अनुसार, तो उसमें तो रीतिकाल मौजूद है, लेकिन यहाँ हमारा प्रश्न क्या है? कालक्रम को ध्यान दें, इसको वो यहाँ पे महत्व दे रहा है। किसको? कालक्रम को। और ये जब कालक्रम है, ये टेक्नोलॉजी भी बड़ी अजीबोगरीब चीज। तो ये जो कालक्रम है उसके अनुसार, अब देखिए इस सांचे में हमारा ये रीतिकाल फिट नहीं हो रहा है। मध्यकाल कालखंड है, कालक्रम के अनुसार है मध्यकाल। मध्य जैसे मध्य युग का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन हमने कहा तो मान लिया कि अभी से पहले का इतिहास हमें ज्ञात नहीं है, सबसे प्राचीन यही है। मध्यकाल के इतिहास की हमने बात की तो हमने मान लिया कि भाई तो बीच वाला है, बीच का कालखंड है, मुगल वंश है। और जब हमने आधुनिक कहा तो मान लिया कि जब से अंग्रेज आए, ये तब की बात है, ये अब तक चल रहा है आधुनिक का। ठीक है, वैसे ही ठीक भाई हिंदी साहित्य के इतिहास की ही बात हो रही है, ध्यान दें, ये भी इतिहास है, यहां भी क्रॉनोलॉजी आएगी। ध्यान दें, यहां भी क्रॉनोलॉजी आएगी, इतिहास की बात चल रही है ना। अभी 693 की बात मैंने की ना डॉक्टर रामकुमार वर्मा के परिप्रेक्ष्य में, क्यों किया? इतिहास लिखा जा रहा है हिंदी साहित्य का, तो कालक्रम की बात हो रही है। तो मध्यकाल तो चलेगा कालक्रम के अनुसार, आदिकाल भी चलेगा, और जब दोनों चलेगा तो दोनों के बीच का एक मिलन स्थल होगा, संक्रांति काल भी होगा, लेकिन रीतिकाल नहीं होगा। इसलिए हमारा सही जवाब क्या होगा? क्या होगा? रीतिकाल होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। प्रश्न को देखें, कौन गलत पूछ रहा है, कौन गलत है कालक्रम के अनुसार? रीतिकाल गलत है। और कोई गलत चुनने लायक है इसमें? आप देखें, अगर हो तो बताएं, उस पर मैं विचार करूं। बिल्कुल ही नहीं, रीतिकाल नहीं सेट कर रहा है अपने आप को, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। अगर कोई शक हो तो बताएं और व्याख्या किया जाए। जब तक संतुष्टि न मिल जाए तब तक व्याख्या चलती रहेगी, ये हमारा प्रोसेस है। और बताइए, और किसी विचार पे हम किसी एंगल से इस पे विचार करें, लेकिन कर ही नहीं सकते, वो कालक्रम के अनुसार मांग रहा है। अब हम प्रवृत्ति के अनुसार तो इसका उत्तर देखेंगे नहीं। प्रवृत्ति के अनुसार तो रीतिकाल सही है, उस समय रीति परंपरा का निर्वाह हो रहा था। अगर प्रवृत्ति की बात की जाती तो रीतिकाल सही है, लेकिन बात प्रवृत्ति की नहीं हो रही है, बात कालखंड की हो रही है। इसलिए इसमें गलत क्या होगा? रीतिकाल होगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि पहले प्रश्न की प्रवृत्ति को समझें, प्रश्न क्या आपसे मांग रहा है, और इसी में छोटी सी गलतियां होती हैं तो हमारे जवाब बदल जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं फिर। निम्नलिखित में से किस लेखक ने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया? देखिए आ गया, निम्नलिखित में से किस लेखक ने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, शिव सिंह सेंगर, डॉक्टर नगेंद्र और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बताएं जवाब। सीधा सा, कल ही से इस पे हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। सीधा सा जवाब है कि युगीन परिस्थितियों को किसने आधार बनाया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बनाया है। तो प्रवृत्ति शब्द अगर आ गया तो जान लें कि इसके उत्तर कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इस पे तो विचार करने की आवश्यकता ही नहीं। इसका सही जवाब क्या हो गया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। सही जवाब, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाइए, 13 नंबर पे आ जाइए। निम्नलिखित में से क्या हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता? बढ़िया प्रश्न पूछे कि किसे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का स्रोत नहीं बनाया जा सकता। देखिए
पहला विकल्प कह रहा है कि विभिन्न युगों की आंतरिक नहीं आंतरिक, शब्द यहाँ क्या होगा, आंतरिक। थोड़ा सा हमारे टेक्नोक्रेट हैं वो फिसल गए हैं प्रश्न की तरह ही, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या होगा, त होगा, आंतरिक। विभिन्न युगों की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री, ये तो ठीक ठाक है, इसको आधार बनाया जा सकता है। रचनाओं का मौखिक उल्लेख, इस पर थोड़ा विचार करना पड़ेगा कि बनाया जा सकता है कि नहीं। शिलालेख, भाई शिलालेख का प्रयोग तुम कर ही सकते हैं। आप देखिए शिलालेखों पर तो पूरा प्राचीन भारत का इतिहास आधारित है। जेम्स प्रिंस अपने पहली बार अशोक के शिलालेख को पढ़ा और उसको आधार बनाकर बहुत सारा इतिहास लिखा गया, ठीक है। और साहित्यकारों की प्रकाशित या अप्रकाशित रचनाएं, इनको भी आधार बनाया जा सकता है, बनाया भी गया है। तो अब इसमें कौन सा एक विकल्प है जो गलत आपको लग रहा है, वो बी है। भाई रचनाओं का मौखिक उल्लेख, अगर आप मुंह से कह दिया तो हम कैसे मान लें कि मतलब उसको आधार कैसे बना लें, हम प्रमाणित कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए मौखिक उल्लेख को अगर आधार बनाया होता शुक्ल जी ने, तो आज आप कहते ना कि हमें क्या पता कि उन्होंने आपसे क्या कहा था और आपने क्या सुना था, उसको आधार नहीं बनाया जा सकता। लेकिन बाकी सारी जो चीजें हैं ये आधार बन सकती हैं। तो सही जवाब क्या होगा, मौखिक उल्लेख, इसको हम साहित्य लेखन का आधार नहीं बना सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। लेकिन एक चीज जान लें कि कबीर तो भाई, कबीर का जो पूरा साहित्य आप पढ़ते हैं वो मौखिक ही है। कबीर तो बोलते थे ना, बोलते थे कबीर, शिष्यों ने हाँ लेखन किया, उनके शिष्यों ने लेखन किया है, वो चीज आज तक चल रही है। अब बाकी कबीर तो मसी कागज छुयो नहीं कलम गयो नहीं हाथ। कबीर को क्या मतलब, कबीर तो कहता था कि मैं कहता आंखन देखी तू कहता कागज की लेखी, मैं जो आंखों से देखता हूँ कहता हूँ, तुम तो जो कागज पे लिखा है वो बोलते हो। कबीर किताबी आदमी थोड़ी था, बिल्कुल नहीं। चल रहा है, बढ़िया है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है, बढ़िया प्रश्नांक है। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की आलोचना, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल। सही जवाब बताइए जरा आप लोग, तो सोचिए। आपने कहा कि डी ऑप्शन, आपने कहा बी ऑप्शन, हिंदी साहित्य की आलोचना। अच्छा आप बताइए। हिंदी साहित्य का आदिकाल, सोच रहा है कि द्विवेदी जी की नहीं है। किसकी बात हो रही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात हो रही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं है, हजारी प्रसाद ही हैं, बलिया वाले। देखिए 3 रचनाएं ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये तो बिल्कुल उन्हीं की हैं। देख लीजिए कौन कौन है। ये उन्होंने लिखा है, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास किसने लिखा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। हिंदी साहित्य की भूमिका किसने लिखा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। हिंदी साहित्य का आदिकाल किसने लिखा है, अरे आदिकाल कहने वाले ही हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल शब्द देने वाले ही कौन हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो ये उन्हीं की रचना है। हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी की ही रचना है। अब बाकी एक बचता है आलोचना, ये उनकी रचना नहीं है, इसलिए हमारा सही जवाब क्या होगा, बी होगा। हिंदी साहित्य की आलोचना ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृति नहीं है। कैसे याद रखेंगे, याद कर लीजिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी को आलोचना से कोई मतलब नहीं रहता था। इतना बड़ा आदमी किसी की आलोचना करेगा, नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन इन तीनों को याद रखिए, अगर ये 3 आपको सही से याद होते कि उनकी रचना है, तो आपको तभी सही जवाब मिल जाता ना कि ये उनका थोड़ी है। अगर सही रचना भी याद है तो गलत अपने आप मिल जाएगा। इसी से हम चल रहे हैं सही से गलत की तरफ। पहले आप जान लीजिए कौन कौन सही है, गलत अपने आप मिल जाएगा, ठीक है ना। इस तरह चला जाए, मौलिक ज्ञान लिया जाए, बहुत